हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बात करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखिए, इसमें क्या होता है कि इससे हर साल क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, जैसे सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, एस्टेट हो गया, तो सभी में क्या होते हैं, इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 की सहायता से हम आसानी से पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे हिंदी, चाहे आपके ईवीएस की हो, चाहे आपकी संस्कृत की हो। एनसीएफ 2005 अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एनसीएफ 2005 जो है उसमें क्या कहा गया है कि कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ दस्तावेज के निर्देश हैं। 5 सिद्धांतों के बारे में यह बात करता है कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं हम लोग, वो स्कूल के बाहर के वातावरण से जुड़ा होना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं वो बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि बच्चे को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। जैसे हम लोग को क्या करना होता है कि जो मैथ के फॉर्मूले वगैरह होते हैं, ये बच्चों को याद करने के लिए प्रेशर नहीं करना है, या तो किसी थियरी या फिर शब्दावली को हम लोग को याद नहीं करवाना है। तो आपका दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाया जाए। हम लोग कोई भी अगर गतिविधि कराते हैं तो बच्चों को उसमें अवसर देने की बात की जाती है। तो पेडागोजी क्वेश्चन में हमेशा ये आता है कि बच्चे को अवसर दीजिए, वहीं आपका ऑप्शन सही होता है। तो ये एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि बच्चे को चौमुखी विकास हो सके, इसलिए बच्चों को अवसर दीजिए आप कुछ भी करने के लिए। और जो भी उसको सिखाइए, जो भी आप उसको करिकुलम दीजिए, वो उसके बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए। और आगे बात करता है कि जो परीक्षा की जो प्रणाली होती है वो लचीलापन हो, और कक्षा में गतिविधियों से आपको हर चीज़ सिखाना है। कक्षा में आप जो भी करवा रहे हैं उसमें गतिविधियाँ शामिल हो, बच्चों को करके सीखने पर जोर दिया जाए। बच्चे को इतना मतलब फ्रीडम दिया जाए कि बच्चे खुद से करके सीखें, उनको अवसर दिया जाए। और अगला आपका पॉइंट है कि एक ऐसी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो। मतलब बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनमें क्या प्रजातांत्रिक व्यवहार का आपको विकास करना है, अपने राष्ट्र के प्रति उनको समर्पित होने का विचार आपको डालना है उन बच्चों के अंदर। तो ये एनसीएफ 2005 के जो है 5 जो है निर्देशक सिद्धांत आपके सामने दिए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए, एनसीएफ ने कुछ अपने अंग के बारे में बताया है, कुछ अध्याय के बारे में बताया है। तो ये मुख्यतः 5 अंग इसके होते हैं, जिसमें हम लोग परिप्रेक्ष्य, सीखना व ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा हो, विद्यालय व कक्षा के वातावरण और व्यवस्थागत सुधार जो है वो कैसा हो। तो ये हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरीके से आगे चल के। तो पहला हमारे हेडिंग है, पहला जो अध्याय है वह है परिक्षेप्य। परिप्रेक्ष्य उनका कैसा होना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने पहले ही बात किया हुआ कि उसको बोझ के कम, जो उसका जो बोझ है, पाठ्यचर्या का जो बोझ है उसको कम करना है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके बोझ को कम करने की बात कही गई है एनसीएफ 2005 में। तो ऑप्शन में रहेगा पाठ्यचर्या के, या फिर रहेगा बस्ते के बोझ के, या फिर बच्चे के भार को कम करना है। तो हमें क्या टिक करना है, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना है। और पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने के साथ साथ हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देनी है उन लोग को। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे के बाहरी जीवन से जुड़ा हुआ हो और बच्चे अधिक से अधिक करके सीखें। उनके हमको मूल्यों का भी विकास करना है, सामाजिक मूल्य हो गए, न्यायिक क्षमता हो गई, धर्मनिरपेक्षता हो गई, ताकि वो आगे चल के अपने लाइफ में इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सके और इन सब चीज़ों की सहायता से वो समाज में अपना एक योगदान दे सके। इसके आधारित हमें पाठ्यचर्या का अभ्यास करवाना है। तो ये हो गया आपके परिप्रेक्ष्य की बात। दूसरा अध्याय में क्या दिया हुआ है, अध्याय 2 है कि सीखना तथा ज्ञान। देखिए, सीखना तथा ज्ञान कैसा होना चाहिए, जो हमें उसके बच्चे को जो समझ है उसका ओरिएंटेशन करना है, अभिमुखीकरण करना है, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। बच्चा के सर्वांगीण विकास पे हम लोग कार्य करना है, मतलब होलिस्टिक अप्रोच पे कार्य करना है, जिससे उसका दृष्टिकोण जो है वो मजबूत हो सके किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। और कक्षा में क्या है, समावेशी वातावरण हमको तैयार करना है। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको पेडागोजी सॉल्व करने में काफ़ी आसानी से आपको हेल्प करेंगी। तो जो समावेशी वातावरण है हमें वो आपको, आप जानते हैं कि जो कक्षा है वो समावेशी प्रकार का हो। तो आपका ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 है ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना।
तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें कोई कार्य करवाना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिक से अधिक सहभागिता हो बच्चों की कोई भी कार्य करने में। तो इससे क्या होगा, उनके चिंतन कौशल का विकास होगा, उनकी रचनात्मकता का विकास होगा। तो ये हमें यही करना है कि बच्चे अधिक से अधिक सहभागिता करें और कार्य को करें। 5वां है प्रयोगात्मक माध्यमों के द्वारा सक्रिय शिक्षण। मतलब क्या करना है, हमें प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो बच्चों को सिखाते हैं वो बच्चे सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उनके माइंड में छप जाता है। इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई साइंस का अगर चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप उसको प्रयोग के माध्यम से समझाएं कि वो बच्चे ताकि आसानी से सीख सकें। और अगला 6 पॉइंट, सीखने की प्रक्रिया में निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म पर बल दिया जाए। तो बच्चे क्या करें, कोई भी चीज़ अगर सीखे तो उनके अंदर ये क्षमता हो कि वो कोई चीज़ बना सके। इस प्रक्रिया पे हमें ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं अध्याय 3 क्या है। अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र। इसमें हम लोग जो विषय है, जैसे हम लोग का भाषा का विषय हो गया, गणित का विषय हो गया, सामाजिक विज्ञान का जो विषय हो गया, वो कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में बात किया गया है। तो जो हमारा भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो कैसी होनी चाहिए, त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया जाना चाहिए। अब ये त्रिभाषा फार्मूला क्या होता है, जैसे जब बच्चा आता है तो वो अपनी मदर टंग के साथ में आता है, मातृभाषा को लेके आता है स्कूल में, और स्कूल की एक भाषा होनी चाहिए, उसके साथ साथ अंग्रेजी को भी भारतीय भाषाओं के बीच स्थान देने की आवश्यकता है। यही हो गया त्रिभाषा। मतलब एक तो वो अपनी मदर टंग को लेके आता है, एक जो हमारी हिंदी भाषा है, और एक अंग्रेजी भाषा को भी भारतीय भाषाओं के बीच में स्थान दिया जाना चाहिए। और जो बच्चे बहुभाषिता वाले होते हैं उनको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए हमें। क्वेश्चन पूछता है कि अगर बहुभाषी बालक है तो आपको क्या करेगा, तो आपको टिक करना है कि वो हमें संसाधन के रूप में कार्य करेगा, मतलब हेल्प करेगा हमारी सिखाने के लिए उसको। और अगला पॉइंट है सभी भाषाई कौशलों पर विशिष्ट ध्यान दिया जाए। जितने भी भाषाई कौशल हैं, बच्चे चाहे वो भाषा का यूज कर रहा है चाहे टीचर भाषा का यूज कर रहे हैं, सब पे क्या करा, विशिष्ट ध्यान देना है हमें, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। आगे देख लेते हैं। गणित भाषा के लिए यह बोला गया है कि बच्चों को गणित भाषा ऐसे समझानी चाहिए जिससे उनको तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो सके, वो तार्किक ढंग से सोच सके और गणितीय करण का अमूर्त निर्माण कर सके, मतलब अपने खुद से वो कुछ कर सकें, आगे बढ़ सके। वहीं अगर विज्ञान भाषा की बात करें तो विज्ञान भाषा की प्रक्रिया में जो हमारी पाठ्यक्रम, जो विषय वस्तु है, विद्यार्थी की उम्र के अनुसार होनी चाहिए और उसके अनुकूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा बच्चा है तो उसको ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े सिद्धांत बताया जाए, विज्ञान के बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करवाया जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। विद्यार्थी के उम्र के हिसाब से ही उसको ज्ञान देना है। और विज्ञान पढ़ाने के साथ साथ हमें पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूक बनाना है उसको। और ये जो जागरूकता वाली चीज़ें हैं वो पूरे पाठ्यक्रम में व्याप्त होनी चाहिए, मतलब हर पाठ ऐसा होना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। तो विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए। और क्या है, रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाला हो, मतलब विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा हो जिससे बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो क्यों हो रही है, तो वैसे जिज्ञासा को संपोषित करने वाला हो, उसका उत्तर उसी चैप्टर में दिया हो। तो ऐसा होना चाहिए विज्ञान का पाठ्यक्रम। आगे देख लेते हैं, अध्याय 4 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा हो। अब देखिए, जब छोटा सा बच्चा है वो एक स्कूल में पढ़ने आएगा और अगर ये स्कूल का वातावरण ही ठीक नहीं रहेगा तो उसका मन वहाँ पे नहीं लगेगा। तो यही बोला गया है कि विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो पहला इसमें पॉइंट है ढांचागत और भौतिक सामग्री की उपलब्धता। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो विद्यालय है उसकी जो भौतिक स्थिति है वो सही होनी चाहिए, बच्चों के लिए वो आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, और काफ़ी अच्छा सा प्रिंट जो सामग्री होता है उसका यूज हो कक्षा में। तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से वहाँ पे रुक सकेंगे पढ़ने के लिए। और जो दैनिक योजना हो उसमें लचीलापन हो, जैसे बच्चे अगर थोड़ी सी देर में भी आए तो उनको डांटना नहीं है हमें, और उनको अच्छे से ट्रीट करना है। और जो भी गतिविधि है वो विशिष्ट, जो भी चीज़ें हैं वो विशिष्ट गतिविधि पे आयोजित हो। जैसे हमें क्या करना है, स्कूल में रोज़ रोज़ नए नए गेम खिलवाना है बच्चों से, नए नए क्रियाकलाप करवाना है। तो जो भी चीज़ें हम लोग को करवाना है वो गतिविधि पे आधारित हो। और क्या करना है, ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल करना। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि जो भी हम लोग बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें क्या हो कि वो अपने समुदाय से जुड़ा रहे। इसके लिए हम लोग को उसको तैयार करना है कि जो भी हम लोग सिखा रहे हैं उसके समुदाय से वो रिलेटेड हो। और हमें क्या करना है, सूचना के लिए हम लोग मल्टीमीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं और संचार के माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं बच्चों को सूचना देने के लिए। तो ये तो था आपका अध्याय 4। अध्याय 5 की बात करते हैं हम लोग।
तो इसमें है व्यवस्थागत सुधार। जो भी बच्चे के स्कूल में जो भी व्यवस्था है उसको क्या किया जाए कि ऐसा बनाया जाए कि देश के अलग अलग क्षेत्रों की तुलना में गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। मतलब अगर देश की तुलना में हम लोग को क्या करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। और क्या करना है, विद्यालय में सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को जाना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, विद्यालय में पुस्तकालय भी बनवाना है ताकि बच्चे को सप्ताह में 1 घंटा तो पुस्तकालय में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। और क्या करना है, विद्यार्थी को कभी फेल नहीं, जो विद्यार्थी हैं वो कभी फेल नहीं होते हैं। विद्यार्थी के फेल होने का मतलब है कि पूरा सिस्टम फेल, लेकिन विद्यार्थी का दोष नहीं देंगे हम लोग। विद्यार्थी नहीं फेल होता है, केवल स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं कि स्कूल असफल है, टीचर असफल है पढ़ाने में, उसको टीचर ने अधिक अच्छी गतिविधि का यूज नहीं किया है, उसकी जो पढ़ाने की जो शैली है वो खराब रही होगी, लेकिन बच्चा कभी फेल नहीं होते, ये हमें ध्यान रखना है। तो जब हम लोग पेडागॉजिक क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो अगर उसमें बच्चे को फेल बता रहा है तो वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होगा। हमेशा या तो टीचर की गलती होती है, या तो सिस्टम की गलती होती है, या तो पाठ्यक्रम या तो पाठ्यशैली की गलती होती है, लेकिन बच्चे का कभी गलती नहीं होती है। इसलिए हम लोग पेडागॉजिक क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, कुछ होमवर्क की बात की गई है। देखिए होमवर्क जो होते हैं प्राइमरी लेवल पे, मतलब 1 से 2 के बच्चे जो होते हैं उनको कोई होमवर्क नहीं देना है हमें। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि छोटे छोटे बच्चों को, जो 1 से 2 में बच्चा पढ़ रहा है उसको हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, तो हमें होमवर्क नहीं देना है। आप पेडागॉजिक क्वेश्चन में इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और जो कक्षा 3 से जो 5 के बच्चे होते हैं उनको 2 घंटे प्रति सप्ताह, मतलब 7 दिन में इनको 2 घंटे देना है सिर्फ हमें। आप ऐसा दीजिए कि उनका सिर्फ 2 घंटे ही वेस्ट हो करने के लिए होमवर्क। और जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको 1 घंटा प्रतिदिन, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 घंटे प्रति सप्ताह है और यहाँ 1 घंटे प्रतिदिन है। और जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बच्चे होते हैं उनको 2 घंटा प्रति सप्ताह, और 2 घंटा प्रतिदिन, एक दिन में 2 घंटा इन लोग को देना है होमवर्क। तो जैसे आपको पूछ देता है पेडागॉजिक क्वेश्चन में कि क्लास 2 का बच्चा है, उसको हम लोग उसके ज्ञान के डेवलपमेंट के लिए उसको होमवर्क दे रहे हैं, तो ये देखने में तो ठीक लगता है कि उनके ज्ञान का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये ऑप्शन ही आपका गलत होता है क्योंकि प्राइमरी के बच्चे को होमवर्क देने की कोई बात ही नहीं की गई है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एनसीएफ 2005 से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।